हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 8वीं की हिंदी की जो मल्हार पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 4 यानी कि पाठ संख्या 4, जिसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार पाठ में हम सबसे पहले आपको पाठ से जो एक कॉलम दिया हुआ है पाठ से, तो इसके प्रश्नोत्तर हम इस पाठ में करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है पाठ के अंदर। हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी यात्राओं के लिए चर्चित रहे हैं। उन्होंने भारत के अनेक गांवों और नगरों की यात्राएं की और उनके विषय में पत्र पत्रिकाओं में लिखा भी। प्रकृति, इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व का अध्ययन करने में यात्राओं से उन्हें बहुत सहायता मिली। वे मानते थे कि शिक्षा की पूर्ति पुस्तकों से नहीं यात्राओं से भी होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1871 ईस्वी में हरिद्वार की यात्रा पर गए थे। वे लिखते हैं, मेरा तो चित्त वहाँ जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। हरिद्वार की प्रकृति, वहाँ के पर्वतों, पक्षियों, वृक्षों और कलकल बहती गंगा, वहाँ के घाटों, लोगों, दुकानों और गंगा तट के मनोरम दृश्यों को देखकर वे अति आनंदित हुए। इस पाठ में उन्होंने कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक के नाम पत्र लिखते हुए अपनी उसी हरिद्वार यात्रा का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। इस पत्र में प्रयुक्त हिंदी का स्वरूप लगभग 150 वर्ष पुराना है। श्रीमान कवि वचन सुधा संपादक महामहिम मित्र वरेशु, मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है कि मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ जहाँ प्रवेश करने से ही मन शुद्ध हो जाता है। यह भूमि तीन ओर से सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी हुई है, जिन पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहलहा रही है। और बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं और साधुओं की भांति घास, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। आहा, इनके जन्म भी धन्य हैं, जिनसे अर्थी विमुख जाते ही नहीं। फल फूल, गंध, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़। अब यहाँ से आगे पाठ से जो दिया हुआ है इसमें हम पहले करेंगे। आइए अब हम इस पत्र को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियाँ इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। सबसे पहले है मेरी समझ से। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही उत्तर है। लेखक फलदार वृक्षों की उदारता को मानवीय रूप में व्यक्त कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। इस कथन से लेखक का कौन सा भाव प्रकट होता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है, मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव। अगला प्रश्न है, पत्थर पर भोजन का सुख सोने के थाल से बढ़कर था। इस वाक्य का सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्ष क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर होगा, संतुष्टि में सुख होता है। अगला क्वेश्चन है, एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। यह प्रसंग किस मूल्य को बढ़ावा देता है? तो यहाँ पर ऑप्शन 3 और 4, थर्ड और फोर्थ दोनों सही हैं। सादगी और आत्मनिर्भरता, और अगला है स्वच्छता और प्रकृति प्रेम। पांचवा प्रश्न है, लेखक का हरिद्वार अनुभव मुख्यतः किस प्रकार का था? तो यहाँ भी दो ऑप्शन सही उत्तर हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ, आध्यात्मिक और प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 6 है, पत्र की भाषा का एक मुख्य लक्षण क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड सही उत्तर है, सरलता और चित्रात्मकता। फिर है अगला प्रश्न, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। तो उत्तर,
मैंने ये उत्तर चुने क्योंकि पाठ में लेखक ने हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक अनुभव और सादगी को बहुत ही चित्रात्मक और भावपूर्ण ढंग से वर्णन किया है। उदाहरण के लिए वृक्षों की तुलना सज्जनों से की गई है जो उनकी उदारता को दर्शाता है। इसी तरह पत्थर पर भोजन का सुख, संतुष्टि और प्रकृति से जुड़ाव को दिखाता है। अब है मिलकर करें मिलान। पाठ से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आपस में चर्चा कीजिए और इनके उपयुक्त संदर्भों से इनका मिलान कीजिए। सबसे पहले हरिद्वार। हरिद्वार को मिलाया है तीसरे पॉइंट से। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ से गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदान में आती है। दूसरा ऑप्शन है गंगा। गंगा को मिलाया है पाँचवें ऑप्शन से। यह भारतवर्ष की एक प्रधान नदी है जो हिमालय से निकलकर 1560 मील पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अनेक नाम हैं जैसे भगीरथी, त्रिपथगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, सुर नदी आदि। अगला है भगीरथ। भगीरथ को मिलाया है छठे पॉइंट से। ये अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। कहा जाता है कि ये घोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, इसलिए गंगा का एक नाम भगीरथी भी है। अगला है चंडिका। चंडिका को मिलाया है हमने ऑप्शन नंबर 1 से। मान्यताओं के अनुसार दुर्गा का एक रूप। फिर है भागवत। भागवत को 2 से मिलाया है। यह 18 पुराणों में सर्वप्रसिद्ध एक पुराण है। इसमें अधिकांश श्री कृष्ण संबंधी कथाएं हैं। फिर है दालचीनी। इसको चौथे ऑप्शन से मिलाया है। यह एक पेड़ का नाम है। यह दक्षिण भारत में बहुतायत मिलता है। इस पेड़ की सुगंधित छाल दवा और मसाले के काम आती है। इसे दालचीनी भी कहते हैं। फिर है मिलकर करें चयन। पाठ से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने दो निष्कर्ष दिए गए हैं, एक सही और एक भ्रामक। अपने समूह में इन पर विचार कीजिए और उपयुक्त निष्कर्ष पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ देखिए पंक्ति दी हुई है पहली। पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहलहा रही है। तो यहाँ पर जो सही निष्कर्ष है, इसका पहला वाला सही होगा। ये लताओं का फैलना सज्जनों की शुभ इच्छाओं की तरह सौम्यता और सुंदरता को दर्शाता है। फिर दूसरा है बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं और साधुओं की भांति धाम, ओश और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। तो यहाँ पर भी फर्स्ट ऑप्शन को सही किया है निष्कर्ष को। वृक्षों की स्थिति साधुओं जैसी है जो हर मौसम को सहने के लिए विवश है। थर्ड है इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बदिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट निष्कर्ष, यहाँ के पक्षी प्रकृति में सुरक्षित अनुभव करते हैं, इसलिए वे निडर होकर कल्लोल करते हैं। फिर अगला, जल यहाँ का अत्यंत शीतल है और मिष्ट भी वैसा ही है मानो चीनी के पने को बर्फ़ में जमाया है। तो यहाँ पर इसको मिलाया, इसका जो सही निष्कर्ष है, गंगा जल की ठंडक और मिठास का अनुभव बहुत मनोहारी है। फिर पाँचवें में देखते हैं, एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। इसका निष्कर्ष पहला वाला सही है। लेखक ने भोजन इसलिए बनाया क्योंकि गंगा का पानी बहुत गर्म था और वह पकाने में सहायक था। छठे में निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। तो यहाँ निष्कर्ष है, लेखक चाहता है कि पत्र को महत्व देकर कहीं स्थान दिया जाए, यानी इसे पढ़ा जाए और संजोया जाए। अब है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। यहाँ की कुसा सबसे विलक्षण होती है, जिसमें दालचीनी, जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। मानो यह प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि ऐसी पुण्य भूमि है कि यहाँ की घास भी ऐसी सुगंधमय है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इसका अर्थ है,
लेखक कहते हैं कि हरिद्वार की कुसा जो पवित्र घास होती है, इसमें दालचीनी और जावित्री जैसी सुगंध आती है जो इस तीर्थ की पवित्रता को दर्शाती है। यहाँ तक कि घास भी इतनी सुगंधित है जो इस स्थान की विशेषता को प्रकट करती है। फिर अगला है आहा, इनके जन्म भी धन्य है जिनसे अर्थी विमुख जाते ही नहीं। फल फूल गंध छाया पत्ते छाल बीज लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो इसका अर्थ है लेखक वृक्षों की उदारता की प्रशंसा करते हैं कि वे फल फूल छाया पत्ते छाल लकड़ी जड़, यहाँ तक कि जलने पर भी कोयले और राख से लोगों की ज़रूरतें पूरी करते हैं। यह वृक्षों के निस्वार्थ स्वभाव को दर्शाता है। अब है सोच विचार के लिए। पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक यहीं निवास करता हूँ। लेखक का यह वाक्य क्या दर्शाता है? क्या आपने कभी किसी स्थान को छोड़कर ऐसा अनुभव किया है? कब कब? यहाँ संकेत भी दिया हुआ है, किसी स्थान से लौटने के बाद भी उसी के विषय में सोचते रहना। तो यहाँ हम देखते हैं इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे। यह वाक्य दर्शाता है कि हरिद्वार की यात्रा ने लेखक के मन पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि वे शारीरिक रूप से वहां से लौट आए, पर उनका मन अभी भी हरिद्वार की शांति और सुंदरता में रमा हुआ है। निजी अनुभव हमारा यह है कि मैंने भी एक बार अपने गांव की यात्रा की थी, जहां नदी और खेतों की हरियाली ने मुझे बहुत शांति दी। लौटने के बाद भी मैं उस शांति को याद करता हूँ। अगला प्रश्न है, पंडे भी यहाँ के बड़े विलक्षण संतोषी हैं, एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। लेखक का यह कथन आज के समाज में कितना सच है? क्या अब भी ऐसे संतोषी लोग मिलते हैं? अपने विचार उदाहरण द्वारा या उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ उत्तर लिखेंगे, लेखक का यह कथन बताता है कि हरिद्वार के पंडे बहुत संतोषी हैं और थोड़े में ही खुश रहते हैं। आज के समाज में ऐसे लोग कम ही मिलते हैं क्योंकि लोग अधिक धन और सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं। हालांकि मेरे गांव में एक बुजुर्ग दुकानदार हैं जो कम कीमत में सामान बेचकर भी खुश रहते हैं और ग्राहकों की मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। यह स्थान भी उस क्षेत्र में टिकने योग्य ही है। आपके विचार से लेखक ने उस स्थान को टिकने योग्य क्यों कहा है? उस स्थान में कौन कौन सी विशेषताएं होंगी जो उसे टिकने योग्य बनाती होंगी? उत्तर लिखेंगे, लेखक ने उस स्थान को टिकने योग्य इसलिए कहा क्योंकि वहाँ शीतल हवा, शांति और प्राकृतिक सुंदरता थी। बंगला ऊंचाई पर था जिससे चारों ओर का दृश्य दिखता होगा। साथ ही यह हरिद्वार के पवित्र वातावरण में था जो मन को शांति देता था। अगला प्रश्न है, फल फूल गंध छाया पत्ते छाल बीज लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। इस वाक्य के माध्यम से आपको वृक्षों के महत्व के बारे में कौन कौन सी बात सूझ रही है? तो यहाँ उत्तर लिखेंगे, वृक्ष बहुत उदार होते हैं। वे हमें फल फूल छाया पत्ते छाल लकड़ी बीज और जड़ देते हैं। जलने पर भी उनकी राख और कोयले उपयोगी होते हैं। इससे यह पता चलता है कि वृक्ष जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी हैं और बिना कुछ मांगे सब कुछ दे देते हैं। अब प्रश्न है अनुमान और कल्पना से। यह भूमि 3 ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार में हैं, आप वहाँ क्या क्या करना चाहेंगे? तो यहाँ उत्तर लिखेंगे, हरिद्वार में मैं गंगा जी में स्नान करूँगा, हर की पौड़ी पर पूजा करूँगा, चंडिका देवी के मंदिर में जाऊँगा और गंगा तट पर टहलते हुए प्रकृति का आनंद लूँगा। मैं वहाँ की कुसा और जनेऊ भी खरीदूँगा। फिर है, जल के छल के पास ही ठंडे ठंडे आते थे। कल्पना कीजिए कि आप गंगा के तट पर हैं और पानी के छींटे आपके मुंह पर आ रहे हैं। अपने अनुभवों को अपनी कल्पना से लिखिए। तो यहाँ उत्तर लिखा है मैंने, गंगा के तट पर बैठा हूँ, ठंडे पानी के छींटे मेरे चेहरे पर पड़ रहे हैं। हवा शीतल और ताज़ा है जो मन को शांति दे रही है। गंगा का कलकल बहता पानी और पक्षियों की चहचहाहट मेरे मन को खुशी से भर रही है। ऐसा लगता है जैसे सारी चिंताएं गंगा जी में बह गई। अगला प्रश्न है, सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। यदि पेड़ पौधे सच में मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगें तो क्या होगा? तो उत्तर लिखेंगे, यदि पेड़ पौधे मनुष्यों की तरह व्यवहार करें तो वे हमसे बात करेंगे,
अपनी ज़रूरतें बताएंगे और शायद अपनी रक्षा के लिए आवाज़ उठाएंगे। वे हमें प्यार से फल और छाया देंगे, लेकिन अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाए तो वे नाराज़ भी हो सकते हैं। इससे हमें उनकी और अधिक देखभाल करनी होगी। फिर है प्रश्न नंबर घ। यहाँ पर श्री गंगा जी दो धारा हो गई हैं। एक का नाम नीलधारा, दूसरी श्री गंगा जी ही के नाम से। इस पाठ में गंगा शब्द के साथ श्री और जी लगाया गया है। आपके अनुसार उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? तो उत्तर है, लेखक ने गंगा के साथ श्री और जी इसलिए लगाया होगा क्योंकि गंगा को वो पवित्र और देवी के रूप में मानते हैं। यह आदर और श्रद्धा दिखाने का एक तरीका है, जैसे हम किसी सम्मानित व्यक्ति के नाम के आगे जी लगाते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार एक श्रवण बाधित या दृष्टिबाधित व्यक्ति के साथ गए हैं। उसकी यात्रा को अच्छा बनाने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। श्रवण बाधित व्यक्ति के लिए मैं संकेतों और लिखित संदेशों से बात करूंगा। गंगा के पानी के स्पर्श और हवा की शीतलता का अनुभव करवाऊंगा। मंदिर की घंटियों की कंपन को महसूस करवाऊंगा। और दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए मैं हरिद्वार के दृश्यों का वर्णन बोलकर सुनाऊंगा, जैसे गंगा का बहना, पर्वतों की हरियाली, उन्हें गंगा का पानी छूने और मंदिर की मूर्तियों को स्पर्श करने का मौका दूंगा। अगला है लिखें संवाद। पहला है इसमें, मेरे संग कल्लू जी मित्र भी परमानंदी थे। लेखक और कल्लू जी के बीच हरिद्वार यात्रा पर एक काल्पनिक संवाद लिखिए। तो यहाँ पर काल्पनिक संवाद देखो, यहाँ इस तरह से चालू किया है हमने। लेखक कहते हैं, कल्लू जी देखो यह गंगा जी का जल कितना शीतल और स्वच्छ है। तो कल्लू जी कहते हैं, हाँ हरिश्चंद्र जी, यहाँ का वातावरण तो मन को शांति देता है। क्या तुमने हर की पैड़ी पर या पौड़ी पर स्नान किया? लेखक कहता है, हाँ स्नान करने से मन ऐसा निर्मल हुआ कि वर्णन नहीं कर सकता। रात को ग्रहण में स्नान का आनंद और भी खास था। कल्लू जी कहते हैं, सचमुच यह पुण्य भूमि है। मुझे तो यहाँ की कुसा की सुगंध बहुत पसंद आई। लेखक कहते हैं, हाँ यहाँ की हर चीज़ में पवित्रता है। चलो गंगा तट पर भोजन बनाकर खाएं। फिर है अगला प्रश्न, यह भूमि 3 और सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। लेखक और प्रकृति के बीच एक कल्पनात्मक संवाद तैयार कीजिए, जैसे पर्वत बोल रहे हों। तो लेखक पर्वत से बात करते हुए कहता, हे पर्वत, तुम इतने सुंदर और शांत क्यों हो? तो पर्वत कहते हैं, हम यहाँ गंगा जी की रक्षा के लिए खड़े हैं। हमारी हरियाली और शांति तीर्थयात्रियों को सुकून देती है। लेखक कहता है, तुम्हारे ऊपर ये लताएं और वृक्ष कितने सुंदर लगते हैं। तो पर्वत कहते हैं, हाँ मेरे ये मेरे आभूषण हैं। ये सज्जनों की तरह सबको फल और छाया देते हैं। लेखक कहता है, तुम्हें देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया, मैं फिर आऊँगा। तो पर्वत कहते हैं, आओ हम सदा तुम्हारा स्वागत करेंगे। है और हैं को उपयोग। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। विशेष आश्चर्य का विषय है कि यहाँ केवल गंगा जी ही देवता हैं, दूसरा देवता नहीं। ये तो वैरागियों ने मठ मंदिर कई बना दिए हैं। आप जानते ही हैं कि एक वचन संज्ञा के शब्दों के साथ ह का प्रयोग किया जाता है और बहुवचन संज्ञा शब्दों के साथ में ह का उपयोग। सोचिए, गंगा शब्द एक वचन है, फिर भी इसके साथ हाँ क्यों लिखा गया है? इसका कारण है कि कभी कभी हम आदर सम्मान प्रदर्शित करने के लिए एक वचन संज्ञा शब्दों को भी बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसे आदरार्थ बहुवचन प्रयोग कहते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे पिताजी सो रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। अब आदरार्थ बहुवचन को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रधानाचार्य जी विद्यालय में नहीं हैं, वे अभी अभी सभा में उपस्थित हैं। माता पिता हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं, हमें उनका कहना मानना चाहिए। तीसरा है, मेरी बहन बाजार जा रही है, वहाँ से किताबें ले आएगी। चौथा है, बाहर फेरी वाला है, उसे बुला लाओ। पांचवा है, डाकिया जी आए हैं, उन्हें भी बुला लाओ। छठा है, आप तो बहुत दिन बाद आए हैं, आपका स्वागत है। सातवां, डॉक्टर साहब बहुत विद्वान हैं, उनसे परामर्श लेना चाहिए। आठवां है, आपके माता पिता कहाँ हैं, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? नवा,
ये हमारे हिंदी के अध्यापक हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते समझते हैं। और 10वां है बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा है। अब है भावों की पहचान। प्रेम, संतोष, भक्ति, श्रद्धा, वैराग्य, आश्चर्य, करुणा, हास्य, शांति, परोपकार, दया और दुख। नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, सोचिए कि इनमें कौन सा भाव प्रकट हो रहा है, पहचानिए और चुनकर लिखिए। पहला है, उस समय की पत्थर पर का भोजन सुख सोने के थाल के भोजन से भी कहीं बढ़ के था। तो भाव संतोष और शांति यहाँ पर आ जाएंगे। फिर दूसरा है, चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। तो यहाँ भाव है वैराग्य और भक्ति का। फिर है, पंडे भी वहाँ बड़े विलक्षण संतोषी हैं। यहाँ भाव है संतोष का। ठीक है। चौथा है, हर तरफ पवित्रता और प्रसन्नता बिखरी हुई थी। यहाँ भाव शांति और प्रसन्नता का है। सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। भाव है परोपकार का। अब है काल की पहचान। यहाँ हर की पेड़ी नामक एक पक्का घाट है और यहीं स्नान भी होता है। आप जानते ही होंगे कि काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। परस्पर चर्चा करके पता लगाइए कि ऊपर दिए गए वाक्य में कौन सा काल प्रदर्शित हो रहा है। सही पहचानना, यह वाक्य वर्तमान काल को प्रदर्शित कर रहा है। कौन सा काल है इसमें? ऊपर वाले वाक्य में वर्तमान काल है। अब है प्रश्न, नीचे दी गई पाठ की इन पंक्तियों को पढ़कर बताइए कि इनमें क्रिया कौन कौन से काल को प्रदर्शित कर रही है, भूतकाल, वर्तमान या फिर भविष्य। तो पहला सेंटेंस है, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दे दीजिएगा। तो यहाँ क्या है, दे दीजिएगा, ये भविष्य काल है। कौन सा काल है? भविष्य काल। यह भूमि 3 ओर से सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। वर्तमान काल। वृक्ष ऐसे हैं कि पत्थर मारने से फल देते हैं। वर्तमान काल। चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। भूतकाल। 5वां है, मैं दीवान कृपा राम के घर के ऊपर बंगले पर टिका था। तो ये भी भूतकाल है। अब इन वाक्यों के काल को अन्य कालों में बदलकर पुनः लिखिए और नए वाक्य बनाइए। ठीक है ना, नए वाक्य बनाने हैं आपको। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दे दीजिएगा। इसका भविष्यकाल दिया हुआ था, हम इसे भूतकाल में बदलेंगे। निश्चय था कि आप इस पत्र को स्थान दान दे चुके हैं। वर्तमान काल में लिखेंगे, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दे रहे हैं। फिर दूसरा सेंटेंस, यह भूमि 3 ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। तो ये वर्तमान काल में था, हम इसको लिखेंगे भूतकाल में और भविष्यकाल में। भूतकाल में लिखेंगे, यह भूमि 3 ओर से सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी थी। भविष्यकाल में लिखेंगे, यह भूमि 3 ओर सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी होगी। फिर है तीसरा, वृक्ष ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। वर्तमान काल है ये भी, हम लिखेंगे भूतकाल में, वृक्ष ऐसे थे कि पत्थर मारने से फल देते थे। और भविष्यकाल में लिखेंगे, वृक्ष ऐसे होंगे कि पत्थर मारने से फल देंगे। फिर है चौथा, चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। भूतकाल में दिया हुआ है, हम वर्तमान काल में लिखेंगे, चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होता है। और भविष्यकाल में लिखेंगे, चित्त में बारंबार ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उदय होगा। ठीक है। अब है, मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर बंगले पर टिका था। ये भूतकाल है, जिसका हमने वर्तमान काल में लिखा है, मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर बंगले पर टिका हूँ। और भविष्यकाल में लिखे हैं हम, मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिकूँगा। ठीक है। अब है पत्र की रचना। और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक यहीं निवास करता हूँ। इस पंक्ति में लेखक संपादक महोदय को संबोधित करके अपनी बात लिख रहे हैं। आप जानते ही होंगे कि पत्र जिस व्यक्ति के लिए लिखा जाता है उसे संबोधित किया जाता है। पत्र के अंत में अपना नाम लिखा जाता है ताकि पत्र पाने वाले को पता चल सके कि पत्र किसने लिखा है। नीचे इस पत्र की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। अपने समूह के साथ मिलकर इन विशेषताओं से जुड़े वाक्यों का इनका मिलान कीजिए। पत्र की विशेषताएं और पत्र के उदाहरण। तो पहला है व्यक्तिपरकता। पत्र लेखन में लेखक के विचार, अनुभव और भावनाएं प्रमुख होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ हमने देखिए यहाँ मिला है, इनसे हमने मिला दिया है। व्यक्तिपरकता
मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है। फिर है संवादात्मकता और संपादक महाशय मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ। फिर है स्वाभाविक शैली। यह भूमि 3 ओर से सुंदर हरे हरे पर्वतों से घिरी है। व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन। एक दिन मैंने गंगा जी के तट पर रसोई करके डैश 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 आगे भी आ सकता है। फिर 5वां है अभिवादन या संबोधन। श्रीमान कवि वचन सुधा संपादक महामहिम मित्र वरेशु। और फिर है हस्ताक्षर आपका मित्र यात्री। उपसंहार और निवेदन। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दे दीजिएगा। ठीक है। मुख्य विषय वस्तु हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिकता, साधु सन्यासियों का जीवन, गंगा स्नान आदि का अत्यंत विस्तार से वर्णन। अब है पत्र। आपने जो यात्रा वर्णन पढ़ा इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक संपादक को पत्र के रूप में लिखकर भेजा था। आप भी अपनी किसी यात्रा के विषय में अपने किसी परिचित को पत्र लिखकर बताइए। तो यहाँ पर देखिए हमने पत्र लिखा है, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। 18/79 हर्ष विहार दिल्ली, दिनांक डाल देंगे जो भी लिखेंगे। प्रिय मित्र संगीता, पर्यटन स्थल की यात्रा पूरी करके आने पर तुम्हारा पत्र मिला। मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करती हूँ कि तुम भी ठीक होंगी। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी आगरा की यात्रा बहुत अच्छी रही। रेल से आगरा जाते समय हमने बहुत आनंद किया। वहाँ से सबसे पहले हम आगरा का मशहूर ताजमहल देखने गए, जिसकी चांदनी रात में सुंदरता देखते ही बनती है। यह संगमरमर का बना हुआ है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में करवाया था। इसके किनारों से यमुना नदी प्रवाहित होती है। इस विशाल भवन के बीचों बीच शाहजहां और मुमताज़ की कब्रें हैं। इनके निर्माण में बहुत समय लगा था। पूर्णिमा की चांदनी रात में मैं महल के सौंदर्य और शिल्पकारी को देखकर प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता। मित्र, उम्मीद करती हूँ कि तुम भी अपने परिवार के साथ इसके सौंदर्य को देखने अवश्य आ जाओगी। तभी मेरे इस आनंद का अनुभव कर सकोगी। अंकल और आंटी को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। तुम्हारे अगले पत्र का इंतजार रहेगा। तुम्हारी सहेली शालिनी। तो बच्चों, आप भी ऐसे पत्र आप अपने अनुसार लिख सकते हो। आपके किसी दोस्त को आपने पत्र लिखा हो तो उसको आप यहाँ लिख दीजिए। शब्द से जुड़े शब्द। यहाँ पर हरिद्वार, नीचे दिए गए स्थानों में हरिद्वार से जुड़े शब्द अपने मन से या पाठ से चुनकर लिखिए। तो हरिद्वार से जुड़े नीलधारा, विल्व पर्वत, हर की पेड़ी, गंगा, भगीरथ, कनखल, कुशावर्त। ठीक है। लेखन के अनोखे तरीके। हरिद्वार पाठ में लेखक ने हरिद्वार के अपने अनुभवों को बहुत ही साहित्यिक और कल्पनाशील भाषा में प्रस्तुत किया है, जिसमें कई स्थानों पर उन्होंने तुलनात्मक वाक्यों के माध्यम से दृश्यों का वर्णन किया है। जैसे हरी भरी लताओं की तुलना सज्जनों से इस प्रकार की गई है। पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्ली हरी भरी सज्जनों के शुभ मनोरथों की भांति फैलकर लहलहा रही है। नीचे कुछ तुलनात्मक वाक्य दिए गए हैं। पाठ में ढूंढिए कि इन तुलनात्मक वाक्यों को लेखक ने किस प्रकार विशिष्ट तरीके से लिखा है, यानी विशिष्टता प्रदान की है। वृक्षों की तुलना साधुओं से की गई है। तो यहाँ देखिए वाक्य है, बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पेड़ से खड़े तपस्या करते हैं और साधुओं की भांति धाम, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। विशिष्टता में लिखेंगे, लेखक ने वृक्षों को साधुओं से तुलना करके उनकी तपस्या और सहनशीलता को दर्शाया है। यह चित्रात्मक और आध्यात्मिक शैली में लिखा गया है। दूसरा है, गंगा जल की मिठास की तुलना चीनी से की गई है। तो यहाँ वाक्य है पाठ के अंदर, जल यहाँ का अत्यंत शीतल है और मिष्ट भी वैसा ही है, मानो चीनी के पन्ने को बर्फ़ में जमाया है। विशिष्टता है, गंगा जल की मिठास और शीतलता को चीनी के घोल और बर्फ़ से तुलना करके लेखक ने इसे बहुत जीवंत और स्वादिष्ट रूप में प्रस्तुत किया है। फिर तीसरा वाक्य है, हरियाली की तुलना गलीचे से की गई है। तो यहाँ जो पाठ में वाक्य आया है, वर्षा के कारण सब और हरियाली ही दिखाई पड़ती थी, मानो हरे गलीचा की यात्रियों के विश्राम के हेतु बिछायत बिछी थी। विशिष्टता है, हरियाली को गलीचे से तुलना करके लेखक ने प्रकृति की सुंदरता और मेहमानवाजी को चित्रित किया है। चौथा है, नदी की धारा की तुलना राजा भगीरथ की यश कीर्ति से की गई है। तो वाक्य यहाँ पाठ में है इसके लिए, एक और त्रिभुवन पावनी श्री गंगा जी की पवित्र धारा बहती है, जो राजा भगीरथ के उज्जवल कीर्ति की लता सी दिखाई देती है। विशिष्टता है,
गंगा की धारा को भगीरथ की कीर्ति की लता से तुलना करके लेखक ने गंगा की पवित्रता और भगीरथ के तप को जोड़ा है। ठीक है। फिर है ख, मैं उस पुण्य भूमि का वर्णन करता हूँ जहाँ प्रवेश करने से ही मन शुद्ध हो जाता है। पंडे भी यहाँ के बड़े विलक्षण संतोषी हैं, एक पैसे को लाख करके मान लेते हैं। उपयुक्त पंक्तियों को ध्यान से देखिए, वे आज की हिंदी की तरह नहीं लिखी गई हैं। इसे लेखक ने न केवल अपनी शैली में लिखा है, अपितु इसमें प्राचीन हिंदी भाषा की छवि भी दिखाई देती है। नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, आप इन्हें आज की हिंदी में लिखिए। इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। तो इसको अपनी हिंदी में लिखना है, आज की हिंदी में। इन वृक्षों पर कई रंगों के पक्षी चहचहाते हैं और शहर के शिकारियों से बिना डरे शोर मचाते हैं। ठीक है। फिर दूसरा है, वर्षा के कारण सब और हरियाली सी दृष्टि पड़ती थी, मानो हरे गलीचा की यात्रियों के विश्राम हेतु बिछायत बिछी थी। आज की हिंदी में लिखेंगे, बारिश के कारण चारों ओर हरियाली ही दिखाई देती है या थी, जैसे यात्रियों के आराम के लिए हरा कालीन बिछा हो। तीसरा है, यह ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा क्रोध की खानी, जो मनुष्य है सो वहाँ रहते ही नहीं। आज की हिंदी में हम लिखेंगे, यह इतना पवित्र तीर्थ है कि इच्छा और क्रोध से भरे लोग वहाँ टिकते ही नहीं। चौथा है, मेरा तो चित्त वहाँ जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। आज की हिंदी में लिखेंगे, मेरा मन वहाँ जाते ही इतना खुश और शुद्ध हुआ कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पांचवा है, यहाँ रात्रि को ग्रहण हुआ और हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया और दिन में श्री भागवत का पारायण भी किया। आज की हिंदी में लिखेंगे, यहाँ रात को ग्रहण हुआ, हमने बड़े आनंद से स्नान किया और साथ ही दिन में श्री भागवत का पाठ भी किया। फिर छठा है, उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने के थाल के भोजन से कहीं बढ़ के था। आज की हिंदी में हम लिखेंगे, उस समय पत्थर पर खाए भोजन का सुख सोने की थाली के भोजन से कहीं बेहतर था। सातवां है, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। तो आज की हिंदी में लिखेंगे, मुझे विश्वास है कि आप इस पत्र को प्रकाशित करेंगे। फिर है, इस रचना में हरिश्चंद्र जी ने कहीं कहीं प्राचीन वर्तनी का प्रयोग किया, जैसे शिखर के लिए शिशर, यात्रियों के लिए जात्रियों। ऐसे शब्दों की सूची बनाइए। आप इन शब्दों को कैसे लिखते हैं, कक्षा में चर्चा कीजिए। तो इस रचना में हरिश्चंद्र जी ने कहीं कहीं जो प्राचीन वर्तनी लिखी है शिशर को आज की वर्तनी में लिखेंगे शिखर, जात्रियों को लिखेंगे यात्रियों और बिछायत को लिखेंगे बिछाया, मनोरथ को लिखेंगे मनोरथ, दृष्टि पड़ती को लिखेंगे दिखाई देती। ठीक है। अब स्टूडेंट्स आ जाता है पाठ से आगे। पाठ से आगे ये पाठ आपका बहुत ही बड़ा है, तो हमने पाठ से यहाँ तक कर लिया है हल। पाठ से आगे का जो हल है, सभी प्रश्नों का उत्तर है, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए आपको ये पाठ समझ में आया है या नहीं।